नमस्कार, मैं आशिष त्यागी। युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहले पेश है आज का बुलेटिन। भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, भारत ने चांद पर कब्जा कर लिया है। चांद आज भारत की मुट्ठी में है। इसरो का चंद्रयान 3 अभियान सफल रहा है और इस सफलता पर देश के प्रधानमंत्री ने भी बधाई संदेश दिया है। युग करवट की तरफ से भी देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने खिलाड़ी कोटे से 233 अभ्यर्थियों का चयन किया है। आज लखनऊ में हुए एक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 6 वर्ष में प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती हो चुकी है। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी तरीके के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और इस मामले में जो कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। हर भर्ती पर प्रश्न उठते थे, चयन की प्रक्रिया पे प्रश्न खड़े होते थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश में 1,54,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो चुकी है। इसके अलावा 2,492 मृतक आश्रितों के पदों की भर्ती की प्रक्रिया को भी संपन्न करके उनका समायोजन किया गया है। गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण आज शहर में रहे। पहले उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से चर्चा की। उसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने कई योजनाओं की समीक्षा भी की। गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण आज गाजियाबाद पहुंचे। पहले उन्होंने ITS मोहन नगर में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष, प्रभारी, महानगर कमेटी और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए मजबूती से जुट जाएं। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याएं भी सुनी। इसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस परिप्रेक्ष्य में अभी बैठक मैंने की है जनपद के अधिकारियों के साथ में। इसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विशेष रूप से 2 विषयों पर बातचीत हुई है। पहला ये कि जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, इसके तहत जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं उनको हम लोग को अक्षरशः पालन कराना है। जैसे कानून का भाव है वही मेरा मानना है कि ये सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा टूल है, एक औजार है और उसमें किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने RTE के तहत स्कूलों में प्रवेश, PEM योजना, बिजली व्यवस्था और नारकोटिक्स आदि को लेकर समीक्षा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। वेब सिटी थाना क्षेत्र में हुई महिला पिंकी की हत्या का मामला पुलिस ने खोल दिया है। पिंकी की हत्या के आरोप में उसकी भाभी और एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। शादी का दबाव बनाने की वजह से उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस महिला की 4 लोगों के द्वारा हत्या करके इसका शव यहाँ रजवाहे में डाला गया था। दिनांक 19 अगस्त 2023 को इस महिला को, जो कि सुमन के साथ ही रहती थी, पहले एक नशे की गोलियां दी गई और नशे की गोलियां देने के पश्चात इसको खाने के लिए रात्रि में 11 बजे डासना क्षेत्र के आसपास बाइक और कार से ये लोग लेके आए। उसके बाद इसे रजवाहे में डुबोकर मार दिया गया और शव को वहीं छोड़ दिया गया। इन चारों में से सुमन यादव तथा राकेश यादव की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है। अन्य 2 अभियुक्तों नन्हे और मनोज की भी गिरफ्तारी अतिशीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। पिछले दिनों नगर निगम कर्मचारी संघ ने आंदोलन किया था। इसमें CLC के 12 कर्मचारी भी शामिल हुए थे। उन 12 कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी गई है। इस मामले को लेकर उद्यान कर्मचारी संघ ने धरना शुरू कर दिया है। CLC से जुड़े सभी माली साई उपवन में धरने पर बैठ गए हैं। गाजियाबाद नगर निगम कर्मचारी संघ के धरने में शामिल होने वाले CLC के माध्यम से रखे गए 12 मालियों पर कार्रवाई हो चुकी है।
इसके विरोध में उद्यान कर्मचारी संघ की ओर से मोहननगर जोन में कामकाज ठप कर दिया गया था। आज से पूरे नगर निगम एरिया में कार्य ठप करके मालियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। सीएलसी से जुड़े सभी मालियों ने आज साई उपवन में धरना दिया और यहाँ एक बैठक भी की। बैठक की अगुवाई संघ के अध्यक्ष जगतराज अनुरागी ने की। उन्होंने बताया कि अभी तक सीएलसी की ओर से 12 मालियों को नौकरी से हटाने का नोटिस दिया गया है। इसमें उनका नाम भी शामिल है। उनका कहना है कि यह सीएलसी की ओर से नौकरी से हटाए जाने के साथ ही कर्मचारियों का सीधा उत्पीड़न है। संघ ने कहा कि जब तक सभी कर्मचारियों को नगर निगम सीएलसी के माध्यम से वापस नहीं लेगा तब तक धरना जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। भारत के अंतरिक्ष अभियान की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसरो का गगनयान मिशन भारत का अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने की ओर पहला कदम है। गगनयान मिशन 2022 में लॉन्च हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अब देरी से चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि 2025 के बाद इस अभियान को किया जाएगा। फिलहाल गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन से पहले इसरो ने 2 मानव रहित मिशन प्लान किए हैं। अगले साल इसकी शुरुआत होगी। पहला मानव रहित फ्लाइट टेस्ट इसरो करने वाला है। इस यान को व्योम मित्र नाम दिया गया है। हाफ ह्यूमनाइज्ड के तौर पर इसकी व्याख्या की जा रही है। ये इसरो के कमांड सेंटर से जुड़ा रहेगा। गगनयान प्रोजेक्ट के लिए इसरो ने क्रायो स्टेज इंजन क्वालिफिकेशन टेस्ट स्केप सिस्टम के साथ पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट भी पूरे कर लिए हैं। अब इसरो की नज़र सूर्य पर है। सूर्य का अध्ययन करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सितंबर के पहले सप्ताह में आदित्य L1 को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। 2015 में इसरो ने एस्ट्रोसैट लॉन्च किया था और आदित्य L1 भारत का दूसरा एस्ट्रोनॉमी मिशन होगा। स्पेसक्राफ्ट सूर्य पृथ्वी के सिस्टम में लेग्रेज पॉइंट 1 L1 के पास बने हेलो ऑर्बिट में रहेगा। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इस यान की मदद से सूर्य का लगातार अध्ययन संभव होगा। ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाएं इसमें खलल नहीं डालेंगी, ये इसरो ने तय कर लिया है। ये आदित्य L1 जो अभियान है, ये भी चंद्रयान मिशन की तरह ही होगा। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में होगा और इसे L1 की तरफ धकेला जाएगा। लॉन्च से L1 की ओर से इस यान की यात्रा 4 महीने की होगी। इस मिशन में 7 पेलोड होंगे। 4 सूर्य की रिमोट सेंसिंग करेंगे और 3 उस पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगे। नासा और इसरो का एक संयुक्त अभियान है जिसका नाम है निसार। यह अभियान पृथ्वी के बदलते इकोसिस्टम का अध्ययन करेगा। भूजल के प्रवाह के साथ ही ज्वालामुखी ग्लेशियर के पिघलने की दर, पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलाव का अध्ययन भी ये करेगा। निसार दुनिया भर में सतह पर हो रहे बदलाव पर नजर रखेगा जो अंतरिक्ष और समय की वजह से नहीं हो पाता है। ये 12 दिन में डिफॉर्मेशन मैप बनाएगा और इसके लिए 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स का इस्तेमाल करेगा। इससे भूकंप की आशंका वाले इलाकों की पहचान भी जल्दी हो जाएगी। इसकी लागत $1.5 मिलियन होगी। ये दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट होगा। इसकी लॉन्चिंग जनवरी 2024 में प्रस्तावित है। भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन मंगलयान 2 भी प्रस्तावित है। इस बार हाई परस्पेक्ट्रल कैमरा और रडार भी ऑर्बिटल प्रोब में लगा होगा। इस मिशन के लिए लैंडर रद्द कर दिया गया है। भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान प्रथम सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच गया था। लॉन्च व्हीकल स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड सेगमेंट की लागत 450 करोड़ आई थी, जो अब तक का भारत का सबसे महंगा मिशन बताया जाता है। इसरो ने मार्स ऑर्बिट मिशन या मंगलयान 1 की सफलता के बाद शुक्र की तरफ भी देखना शुरू कर दिया है। अमेरिका, यूरोप स्पेस एजेंसी और चीन ने भी शुक्र ग्रह के लिए अपने मिशन पर काम शुरू कर दिया है। भारत का मिशन वैसे तो 2024 के लिए नियोजित था। फिलहाल इसे 2031 से पहले पूरा नहीं कर पाएंगे। सरकार से अब तक आवश्यक मंजूरियां इस मामले में नहीं मिल पाई हैं। भारत भविष्य में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट पर भी काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। उसे इसके लिए डॉक की आवश्यकता होगी। इसके लिए स्वदेशी स्पेडेक्स बनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य पृथ्वी की कक्षा से 2 स्पेसक्राफ्ट को पार्क करने की तकनीक विकसित करना है। मल्टी मॉड्यूल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए ये बहुत अहम होगा। इसके साथ ही अन्य ग्रहों पर मनुष्यों को भेजने के मिशन और कक्षा में किसी भी स्पेसक्राफ्ट में ईंधन भरने में भी भारत एक
बढ़िया ताकत इसमें बन जाएगा, महारत हासिल कर लेगा। जल्द ही क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट इनसेट 3DS लॉन्च होने वाला है। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक इसकी तैयारियां अंतिम रूप में हैं। इसके अलावा आने वाले महीनों में कुछ रक्षा और पर्यावरण अध्ययन के सैटेलाइट्स भी भारत लॉन्च करने जा रहा है। चंद्रयान 3 का जो पूरा एक योजना है, पूरी कार्यशाला है, पूरी कार्य पद्धति है, इस पूरे अभियान से एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है डॉक्टर रितु कारिधाल का। जब से चंद्रयान 3 चर्चा में आया है तभी से डॉक्टर रितु कारिधाल भी चर्चा में है। इन्हें भारत की रॉकेट वुमेन कहा जाता है। ये लखनऊ की बेटी हैं और चंद्रयान 3 मिशन में डॉक्टर रितु महिला वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रही थी। अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुरथल हैं। इससे पहले रितु मंगलयान की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर और चंद्रयान 2 में मिशन डायरेक्टर रह चुकी हैं। इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिट नहीं बल्कि एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो किसी संचार उपग्रह की तरह काम करता है। इस पूरी जो ये कार्य हुआ है इसमें रितु का बहुत बड़ा योगदान है। रितु कारिधाल का पालन पोषण लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उन्होंने नवयुग गर्ल्स कॉलेज से इंटर करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। यहाँ उन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद रितु ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में दाखिला लिया। यहाँ रितु ने एयर स्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री ली। रितु ने नवंबर 1997 में इंजीनियर के तौर पर इसरो में काम करना शुरू कर दिया था। इतना नहीं, यूजी और पीजी के बाद रितु ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही फिजिक्स में PhD के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्हें अपने ही विभाग में पढ़ाने का मौका भी मिला है, लेकिन उन्हें PhD करते हुए 6 महीने हो गए थे। तब तक वो गेट क्वालिफाई कर चुकी थी। ये वो महिला वैज्ञानिक हैं जिन्हों का इसरो में बहुत बड़ा योगदान है और चंद्रयान 2 और 3 वाला जो अभियान भारत कर रहा है उसमें भी उन्होंने अभूतपूर्व योगदान देकर लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। खबर राजनीति से। ईडी ने झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव और उसके बेटे रोहित उरांव और उनके कुछ सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की। ये छापेमारी शराब घोटाले के सिलसिले में हुई। इसे लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ईडी की छापेमारी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की छवि खराब करने के लिए भारत की जो भाजपा सरकार है केंद्र की, उसके द्वारा किया गया राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। दरअसल शराब घोटाले के मामले में झारखंड में ईडी की छापेमारी हुई है। इसमें कांग्रेस के नेता और उनके बेटे भी फंसे हैं। इस पर कांग्रेस का कहना है कि वर्ष 2024 में संसदीय चुनाव होना है। विपक्ष ने इसके लिए गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है और उसी को परेशान करने के लिए ये राजनीतिक प्रतिशोध से की गई कार्रवाई है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और देता हूँ। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दरअसल क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ कई ऐसे चार्ज लगाती हैं जिनका उपभोक्ताओं को पता ही नहीं होता। कुछ चार्ज ऐसे भी होते हैं जिनकी जानकारी दी ही नहीं जाती। अनजाने में क्रेडिट कार्ड बिल के साथ ऐसे चार्ज लगा दिए जाते हैं और उनका भुगतान ले लिया जाता है। इससे आपकी जेब पर फर्क पड़ता है। सबसे पहले बात कैश एडवांस फीस की। कैश एडवांस फीस वो राशि होती है जो क्रेडिट कार्ड से ATM से पैसा निकाल लेते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनी की ये योजना जो है, इस पर आमतौर पर 2.5% तक ब्याज लिया जाता है। इस कारण क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश नहीं लेना चाहिए। कैश को बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी सीधे तौर पर लोन मानती है। लेट फीस एक ऐसा मामला है जिसको आप देते हैं। क्रेडिट कार्ड के बिल में देरी से भुगतान पर कंपनी लेट फीस लगाती है। 100 रुपये से 500 रुपये तक ये फीस हो सकती है। इसके अलावा आपको बकाये पर ब्याज भी देना पड़ता है। इससे भी आपकी जेब पर भार पड़ता है। एक एनुअल फीस ऐसा मामला है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एनुअल फीस, जिसे एनुअल मेंटेनेंस फीस कहता है क्रेडिट कार्ड, वो हर कंपनी की ओर से लगाई जाती है। अक्सर फ्री क्रेडिट कार्ड्स में भी ये देखा जाता है कि एनुअल फीस 1 साल के लिए माफ़ की जाती है और अगले साल बैंक बिना ग्राहक को बताए चुपचाप क्रेडिट कार्ड पर एनुअल फीस लगा देता है और उसे वसूलता भी है। रिवार्ड रिडक्शन फीस भी एक ऐसा ही मामला है। क्रेडिट कार्ड कंपनियों की ओर से खर्च पर रिवार्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को ही जानकारी होती है कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर रिवार्ड में प्रोडक्ट और वाउचर होने पर रिवार्ड डिडक्शन फीस भी ली जाती है। इसके अलावा रेल, मेट्रो, पेट्रोल खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनियों से भी चार्ज लगाया जाता है। इस कारण आपको हमेशा रेल टिकट और पेट्रोल खरीदने के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल करना चाहिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और अगर आप विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।